सोचिए, अगर कल सरकार उठते ही सुबह सुबह आपको ये कहते कि आप लोग लिख नहीं सकते, धरना नहीं दे सकते, सवाल पूछना तो एक अपराध है, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक डर, एक भय का माहौल क्रिएट हो जाएगा और यही डर आज़ादी से पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स को लिखने की वजह बनी थी। ब्रिटिश राज में भारतीय सिर्फ प्रजा थे, नागरिक नहीं। बोलने पे जेल हो जाती थी, कुछ लिखने पर उनके अखबार पर सेंसरशिप लगा के बंद कर दिया जाता था और शक हुआ तो बिना मुकदमे गिरफ्तारी। इसका उदाहरण रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, जहाँ पे बहुत सारे निर्दोषों की जान चली गई और बहुत से लोगों को बिना मुकदमे गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। और आज़ादी की हर लड़ाई ने तो एक बात साफ कर दी, सिर्फ आज़ादी काफी नहीं, नागरिक की सुरक्षा लिखित होनी चाहिए। नेहरू रिपोर्ट 1928 भारत का पहला प्रयास था जिसमें नागरिकों को प्रजा से फिर से नागरिक बनाने का प्रयास हुआ और जहां मौलिक अधिकार संविधान की भाषा में उकेरना शुरू हुआ। पहली बार फ्री स्पीच, इक्वलिटी और रिलीजन जैसे मुद्दे को इसमें शामिल किया गया। 1931 में कराची प्रस्ताव पारित हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए जिसमें स्पीच और प्रेस की स्वतंत्रता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, श्रमिकों के अधिकार और राज्य द्वारा शोषण पर रोक जैसे अधिकार संविधान में होंगे, सरकार की दया पर नहीं। आजादी के दौरान संविधान सभा में कुछ प्रश्नों के ऊपर, इर्द गिर्द इन्हीं प्रश्नों के ऊपर डिबेट होती रही और ये जो प्रश्न थे, क्या फंडामेंटल राइट्स कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, जस्टिसेबल होंगे, मतलब कोर्ट के द्वारा क्या इन्हें लागू कराया जाए। दूसरा ये बात हुआ कि राज्य की शक्ति या राज्य के प्रशासन और पर्सन की लिबर्टी, जो नागरिक स्वतंत्रता है, नागरिकों के अधिकार पर बैलेंस कैसे बनाया जाए। क्या सामाजिक आर्थिक अधिकारों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा क्या हो और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस हद तक होने चाहिए। ये जो सभी प्रश्न इर्द गिर्द घूम रहे थे, इसमें कुछ लोगों ने कहा संविधान सभा में कि इनको पूरी तरीके से न्यायालय मतलब कोर्ट के द्वारा इसको लागू कराया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि अगर न्यायालय ही, कोर्ट ही सब कुछ लागू करेगा तो इससे राज्य की शक्ति पंगु हो जाएगी। उसी समय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े होते हैं और कहते हैं कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स सीधे कोर्ट से लागू किए जाने चाहिए, लेकिन राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता के लिए उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अच्छा, इन डिबेटों में पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 डीपीएसपी का एक हमको विभाजन दिखाई देता है और यहाँ से इन दोनों पार्ट के जन्म की कहानी शुरू होती है। और इन्हीं में से एक डिबेट था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, पर्सनल लिबर्टी, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। इसकी भी जो कहानी है, हिस्ट्री है, बहुत ही रोचक है दोस्तों। ऐसा इसलिए था कि इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको अपनाने के लिए बहुत ही वैचारिक मत हमको दिखाई देते हैं संविधान सभा में। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाना चाहिए। अच्छा, आप लोग याद रखना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। उसको अपने नज़रिए से किसी भी कानून को फेयर और अनफेयर करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वो अपने तरीके से क्या न्याय है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको न्यायपालिका उसको तय करेगी हर कानून को। लेकिन प्रोसीजर ड्यू बाय लॉ, इसमें जो संसद है उसने कोई भी यदि कानून बना दिया, चाहे वो फेयर हो, अनफेयर हो, उसको फिर लागू करना ही होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो कानून गलत है या सही है। इन दोनों पे डिबेट चलने लगी पर्सनल लिबर्टी पे, इन दोनों में किसको अपनाया जाए। और इसके ऊपर बहुत ही रोचक तथ्य हमें आगे देखने को मिलते हैं। केटी शाह और उनके साथियों ने इसका समर्थन किया, किसका, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। उन्होंने कहा इसको, ये अमेरिका के संविधान में इसको लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। वहीं डॉक्टर अंबेडकर भी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने खड़े होकर तुरंत कहा कि यदि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया जाता है तो न्यायिक अतिक्रमण हो सकता है। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का समर्थन किया और अंततः संविधान में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया। लेकिन इससे समस्या फिर से उभर के आने लगा। जैसे 1950 में 1950 में एक केस आता है, A.K. गोपालन। आर्टिकल 21 में सीधा सीधा लिख दिया गया था कि नो पर्सन डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और इसी एक शब्द की वजह से 1950 में एक समस्या आके खड़ी हो गई। 1950 में A.K. गोपालन केस हमें देखने को मिलता है। अगर कोई कानून बना है और वो उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून के तहत है तो आर्टिकल 21 सेटिस्फाइड है।
कानून फेयर है या अनफेयर है ये कोर्ट नहीं देखेगी। मतलब सरकार मनमानी प्रक्रिया बनाकर लोगों की लिबर्टी भी छीन सकती है। यही संविधान सभा का सबसे बड़ा अनरिजॉल्व्ड डर था। लेकिन 1978 में जब मेनका गांधी केस आता है तो उसमें आर्टिकल 21 को बहुत अच्छे से इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और यहाँ पे सारी चीजें हमें एक तरीके से संविधान सभा ने जो अनरिजॉल्व मैटर को छोड़ रखा था यहाँ पूरी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे साफ साफ कहता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, कि भले ही संविधान में ड्यू प्रोसेस ना हो लेकिन संविधान की स्पिरिट में वही, और यही वो डर था जो संविधान द्वारा व्यक्त किया गया था। मेनका गांधी केस में सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट बताकर मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और मेनका गांधी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और उस सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पे चुनौती दिया जाता है कि सरकार उनके आर्टिकल 14 और जिसमें इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम है और आर्टिकल 21 राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, 3 फंडामेंटल राइट उनके क्या हो रहे थे, वायलेट हो रहे थे, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर करती है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ये सब सारी इंटरप्रिटेशन करता है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। इस सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि भले ही हमारे संविधान में नहीं लिखा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन संविधान की स्पिरिट वही है। हम जरूर देखेंगे कि जो कानून आपने बनाया हुआ है वो फेयर है या अनफेयर है, क्योंकि यहाँ पे इस कानून में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार एक बहुत ही अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि यदि आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 मतलब फ्रीडम की, जो हमें फ्रीडम देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, घूमने की स्वतंत्रता देता है, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, अपने आप वायलेट होने लगती हैं। तो इस यहाँ पे एक तरीके से गोल्डन ट्रायंगल सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और एक का यदि वायलेशन होता है तो अपने आप बाकी का वायलेशन होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में भले ड्यू प्रोसेस नहीं है लेकिन हमारी स्पिरिट में वही है। इसलिए यदि कोई भी कानून बनता है तो हम उसकी जरूर फेयर या अनफेयर देखेंगे कि ये संविधान की कसौटी पे खरा उतरता है या नहीं। यह अधिकार संविधान सभा के उस बहस से निकला था जहां पे अधिकारों के बैलेंस पे ज्यादा जोर था। गांधी केस में पूरी तरीके से तय कर दिया गया कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। ड्यू प्रोसेस को एक तरीके से बोला जाए तो इंटरप्रिटेशन में लाके इसको एक स्पिरिट बना के यहाँ पे जोड़ दिया। बाद में आर्टिकल 21 में इसका विस्तार होता गया, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ दी गई। राइट टू प्राइवेसी, आप लोगों ने पुट्टस्वामी केस 2017 में इसके बारे में जानते ही होंगे। यहाँ पे उसी आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लीगल एड, राइट टू गो टू अब्रॉड, ये सब चीजें जो है आर्टिकल 21 को विस्तार दिया गया आगे। और यह सब संविधान सभा के मूल सोच के अनुरूप था, राज्य नागरिक के लिए, नागरिक राज्य के लिए नहीं। अच्छा दोस्तों, जब हमारा देश गुलामी में था, ब्रिटिश भारत था, अंग्रेजों के कब्जे में था, तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपनी तरीके से सोचा था कि जब देश आज़ाद होगा तो हम इसको ऐसे करेंगे, जब देश आज़ाद होगा तो हम इसको ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे। उसमें से एक थे भगत सिंह। भगत सिंह को जब जेल में डाल दिया गया था तो उन्होंने जेल डायरी है बाद में जिसको चमन लाल ने एक बुक के रूप में प्रकाशित किया था। उस जेल डायरी में कुछ चीज़ें लिखते हैं, उस चीज़ों में दिखाता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स की हमारे मूलभूत चीज़ें दिखाई देती है। हम थोड़ा वहाँ पे इसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह के जेल डायरी में सीधा सीधा उन्होंने लिखते हैं, असली दुश्मन सिर्फ अंग्रेज नहीं, शोषण व्यवस्था है। उन्होंने अपनी डायरी में साफ साफ लिखा, अगर अंग्रेज चले भी जाएं लेकिन पूंजीपति, जमींदार, जब तक ये व्यवस्थाएं रहेंगी तब तक हमारा देश पूर्ण रूप से, सही रूप से कभी आजाद नहीं हो सकता। उनकी सोच थी कि सिस्टम में परिवर्तन, ना कि सिर्फ सत्ता में परिवर्तन। वे मार्क्स, लेनिन इन सबको पढ़ते थे। उन्होंने सीधा कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक स्वतंत्रता मजाक है। उनका सपना था शोषण मुक्त समाज और वर्ग विहीन समाज। भगत सिंह राष्ट्रवाद के ऊपर लिखते हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद की बात भी की अपने इस जेल डायरी में। अगर राष्ट्रवाद अंधा हो जाए तो वो खतरनाक है। भगत सिंह राष्ट्र से प्रेम करते थे लेकिन अंधे राष्ट्रवाद के वो खिलाफ थे। और वो डायरी में चेतावनी देते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। भगत सिंह ह्यूमनिज्म को बहुत ऊपर रखते थे। हम एक केस स्टडी लेने जा रहे हैं दोस्तों, अपने भारत के मूल अधिकार और अमेरिका के जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स। हम यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 14 इक्वलिटी के ऊपर एक हम केस लेने जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एक केस आया था इंडिया में और एक केस आया था अमेरिका में।
और दोनों के इक्वलिटी में आर्टिकल 14 जो है हमारा समानता का जो अधिकार है, दोनों में कैसे थोड़ा सा एक लाइन खींची है। यदि हम भारत और अमेरिका की तुलना करें तो भारत में ये देखने को मिलता है कि समानता एक इलाज है। भारत में समानता की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। यहाँ असमानता जन्म से जुड़ी थी, जाति, छुआछूत, बहिष्कार। इसलिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और ये मामला उठा इंदिरा साहनी बनाम यूनियन, और सवाल ये था दोस्तों कि क्या आरक्षण समानता के खिलाफ है। कोर्ट ने सीधा सीधा जवाब दिया कि असमान लोगों को समान मान लेना ही सबसे बड़ा अन्याय है। इसलिए इस भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ लोगों को सहारा देना समानता का उल्लंघन नहीं, समानता को हासिल करने का एक नया तरीका है। भारत की समानता का मतलब है सब्सटेंशियल इक्वलिटी, यानी बराबरी तक पहुंचने का रास्ता। और यदि दूसरी ओर अमेरिका की बात करें तो वहां पे समानता में एक रूपता वाला नियम दिखता है। अमेरिका में ये सवाल उठा कि क्या काले और गोरे बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल, क्या समानता इसमें हो सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और कोर्ट ने एक ऐतिहासिक बात कही, सेपरेट इज इनहेरेंटली अनइक्वल। अमेरिका ने कहा, राज्य किसी को अलग नहीं करेगा, कोई विशेष सुविधा नहीं देगा और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। यह है फॉर्मल इक्वालिटी, मतलब कानून सबके लिए एक, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा, सबके लिए कानून एक जैसा होगा। अंत में सवाल यह नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स कितने, असली सवाल यह है कि हमें ये किस तरह के नागरिक और इंसान बनाते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमें ये याद नहीं दिलाते कि राज्य हमें क्या दे सकता है, वे हमें ये बताते हैं कि राज्य को कहाँ पे रुकना चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अभिव्यक्ति की आजादी, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और जीवन की गरिमा, ये सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं, लोकतंत्र की रोजमर्रा की सांसें। लेकिन संविधान यह भी जानता था कि अगर अधिकार पूरी तरीके से लागू हो जाए, निरंकुश हो जाए, तो समस्याएं पैदा हो सकती है। इसीलिए ना तो ये निरपेक्ष है और ना ही ये मनमानी, एब्सोल्यूट नहीं है। इन पे अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये न्याय तर्क और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ चलते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता यही है कि यह हमें अधिकार भी देता है और उन्हें समय, समाज और नैतिकता के साथ विकसित भी करता है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स सिर्फ स्वतंत्रता की घोषणा नहीं है, बल्कि समानता, गरिमा और मानवीयता का वादा है। और जब तक ये वादा जिंदा है, तब तक भारतीय लोकतंत्र भी जिंदा है। और बाद में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 में डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में है, ये हमारे अधिकार है, इनको हम सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाके इसको लागू करवा सकते हैं। लेकिन पार्ट 4 डीपीएसपी, ये सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की बातें करते हैं। इन्हें हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से, ये प्रवर्तनीय नहीं है, इनको हम लागू वहां से नहीं करवा सकते। ये राज्य समय समय पर अपने संसाधनों और राज्य के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। इसलिए फंडामेंटल राइट कोई दया नहीं, कोई उपहार नहीं, ये उस दौर की याद दिलाता है जब बोलना भी अपराध था। और ये वादा है कि भारत में नागरिक कभी चुप नहीं कराया जाएगा। यही है फंडामेंटल की असली कहानी। और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।